आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा हथियार होता है लोकायुक्त। आम लोगों का वो हथियार जो सत्ता की ऊंची से ऊंची कुर्सी तक पहुंच रखता है और भ्रष्टाचार को आड़े हाथों ले सकता है। लेकिन गुजरात तक आते आते इस शब्द के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा शब्द है जिस पर पिछले 10 सालों से राजनीतिक रस्साकसी चल रही है, सियासत हो रही है, कानून बदले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद राज्य लोकायुक्त को तरस रहा है। ताजा मामले में राज्यपाल ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित लोकायुक्त आयोग बिल को ही नामंजूर कर दिया है। यानी एक बार फिर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव। सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब खोजेंगे अगले आधे घंटे में। और इस चर्चा में आज हमारे साथ बीजेपी सांसद विजय कुमार रूपानी फोन लाइन पर होंगे। इसके अलावा स्टूडियो में है जयराज सिंह परमार, कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही गोपीनाथ अमीन जो कि संविधान के जानकार हैं, काफी सीनियर एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि गुजरात सरकार और राज्यपाल कमला बेनीवाल क्यों एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। आखिर ये झगड़ा क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त के मुद्दे पर गुजरात की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने विधानसभा में पारित विधेयक को लौटा दिया। अप्रैल में गुजरात लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया था। इस बिल की खास बात यह है कि इसमें लोकायुक्त नियुक्त करने में राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। साथ ही सारे अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार अच्छे लोकतंत्र की कोशिश में जुटी है। प्रकृति रही है राजभवन की कि सरकार जो करती है विधानसभा में दो बार जो चीजें पारित होती है उसके बाद भी ये इनकी स्वीकृति नहीं ले पाती है। तो एक प्रकृति रही है राजभवन की और ये इनका विशेषाधिकार है। राज्यपाल जी ने कोई आपत्तियां की हैं तो विधानसभा उसका निराकरण करेगी। हम चाहते हैं वहां लोकायुक्त बनना चाहिए। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। ये लोकायुक्त का बिल है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, और भ्रष्टाचार के सामने कोई मुहिम चलाए तो उसको कैसी तरह पनिश किया जाए उसका बिल था। और ये बिल कतई कोई राज्य में, दुनिया के कोई देश में हो ही नहीं सकता। माननीय गवर्नर साहब ने कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि दो एक ही खेल के दो नियम नहीं हो सकते हैं कि केंद्र सरकार पे तो हर शक्ति लागू हो, हर चीज लागू हो, प्रधानमंत्री हर दायरे में आए, और मुख्यमंत्री पे सब कुछ मुख्यमंत्री पे छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री चाहे मतलब जो मन में आए सो। गुजरात लोकायुक्त के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ अन्य दल भी इसको लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने 10 साल तक तो लोकायुक्त बनने नहीं दिए। अब उन्होंने लोकायुक्त के कानून में ऐसे संशोधन कर दिए जिससे कि लोकायुक्त बिल्कुल ही बेकार हो गया। फिर राज्यपालों का कौन सा बहुत सा अधिकार हो जाता, मैं नहीं समझ पाया हूँ। राज्यपाल तो आजकल केंद्र सरकार की एक तरीके से कठपुतली जिस तक हो गए हैं, और केंद्र सरकार उन्हें उनके माध्यम से राज्यों को निशाना बना रही है। ये बहुत चिंता की विषय है। नरेंद्र मोदी जी तो सब चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। वो तो पूरे देश को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। उनकी मनोवृत्ति जो है वो तानाशाही मनोवृत्ति। कुल मिलाकर एक बार फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच लोकायुक्त को लेकर ठन गई है। अब तक गुजरात में लोकायुक्त सिर्फ विवादों की भेंट चढ़ता रहा है और आगे भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो आपने देखा लोकायुक्त के मामले पर अभी भी जवाब राज्य को नहीं मिल पाया है। लोकायुक्त का रास्ता क्लियर हो नहीं पाया और इस बीच राज्य सरकार और गवर्नर एक बार फिर आमने सामने है। जयराज सिंह जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। सियासत हो रही है इस मुद्दे पर काफी जमकर, कई पार्टियों के बयान आपने सुने, लेकिन जो चिंताजनक और काफी चौंकाने वाले बयान समाजवादी पार्टी के ओर से हमने सुने या फिर जयनारायण व्यास जी की ओर से सुने, कुल मिला के कहे वो यही रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल की जो भूमिका हो गई है वो एक कठपुतली की भूमिका हो गई है और
जहां व्यास जी का कहना था कि उनका विशेषाधिकार जरूर है, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रकृति पर सवाल उठ रहे हैं, उनके इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ये पूरा जो मामला पूरा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आप जानते हो जब ये कांग्रेस ने जब ये पूरा का पूरा लोकायुक्त बनाया था उसका एक्ट विधानसभा में, तभी तो ये लोग बोले नहीं। इसके बाद जब भाजपा की सरकार थी, केशुभाई पटेल की सरकार थी, तब भी लोकायुक्त हुए थे, सोनी साहब लोकायुक्त थे ही। तो अभी की बात करते हैं, मैं ये बात बताता हूँ, ये बात पर ही आता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज हो गई कि ये पूरे कानून में संशोधन की बात आ गई? आप पहले ये समझो कि मैं ही खुद चोर हूं, तो चोर के खिलाफ जो पूरी इंक्वायरी होगी वो खुद कौन करेगा, ये तय करो। ये पूरे पब्लिक परसेप्शन में बहुत गलत जा रहा है। आप ये समझो कि पहले भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट का रोल जो है और प्रतिपक्ष के नेता का जो रोल है, ये कांग्रेस के टाइम में ही ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन इस वक्त भी आप समझो, सबसे मेरी जो बात है गुजरात की, मैं बताता हूँ, गुजरात की जनता में जो हमारी बात कानून बना है, अभी भी जो संशोधित विधेयक पहुंचा है, उसमें भी विपक्ष के नेता का रोल है उस समिति में। मैं ये बात पहले गुजरात की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो कानून बना है वो कांग्रेस के बनाया है, उसके बाद भी प्रतिपक्ष को ज्यादा वो दिया है। उसका नेता, प्रतिपक्ष का नेता ही इसमें कमेटी में है, जो कॉलेजियम है इसमें प्रतिपक्ष का नेता और हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है जी। तो बाकी का इसका मतलब ये नहीं रहा कि जो जिसके सामने आप इंक्वायरी कैसे कर पाओगे। मुझे ये सिंपल बात लोगों को आपके माध्यम से ये बताओ कि जो चीज की इंक्वायरी करने जा रहे हो, जिसके खिलाफ आप तहमत लगा रहे हो, वो ही खुद इंक्वायरी करेगा क्या कि मैं ही चोर हूं, मैं ही पुलिस और मैं ही जस्टिस? इंक्वायरी की बात हो कैसे? इंक्वायरी की बात तो बाद की है, लेकिन जहां तक चयन समिति की बात है, उस 6 लोगों की चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता भी है, विजिलेंस नहीं। आपने देखा है ये पूरा यहाँ जो पूरा का लेटर है जो गवर्नर ने आज जो वापस भेजा है, इसमें जो कॉलेजियम बनाया है वो देखा आपने? इसमें जो पूरे का पूरा कंट्रोल चीफ मिनिस्टर खुद, चीफ मिनिस्टर उसको जब उसको एग्री हो गए तभी उसकी बात बनेगी। तो पूरा का पूरा कॉलेजियम ये पढ़ो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आप गवर्नर साहब की चिट्ठी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर लेते हैं। जो चिट्ठी में उन्होंने जो पॉइंट रेज किए उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं क्या पॉइंट्स रेज किए गए हैं। बिल नामंजूर करने के बाद राज्यपाल कमला बेनीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी गुजरात विधानसभा को लिखी गई है और बताया है कि इस बिल में क्या खामियां हैं। आइए देखते हैं इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा क्या है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात लोकायुक्त आयोग के संशोधित बिल में जो कमियां बताई हैं, उनमें सबसे पहले बताया गया है कि बिल में जिस तरह से सक्षम प्राधिकारी की व्याख्या की गई है वो गलत है। इसके अलावा बिल में राज्यपाल शब्द की व्याख्या की गई है जो कि गलत है। ये एक संवैधानिक पद है और इस पद के बारे में संविधान में पहले से लिखा है। ऐसे में कोई राज्य सरकार इस पद की व्याख्या कैसे कर सकती है? तीसरी वजह उन्होंने बताई है कि लोकायुक्त को चुनने के लिए जिस तरह समिति के गठन की नीति बनाई है वो गलत है। मौजूदा बिल के मुताबिक 6 सदस्यीय समिति में से 4 एक ही दल के होने की संभावना है। ऐसे में समिति में शामिल विपक्ष के नेता और हाईकोर्ट न्यायाधीश की राय को पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जिस तरह 4 उपायुक्तों में 2 प्रशासनिक अधिकारियों के होने का प्रावधान है वो भी गलत है। राज्यपाल ने चिट्ठी में ये भी लिखा कि जिस तरह से संशोधित बिल में लोकायुक्त के चयन में मुख्यमंत्री को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है, उससे लोकायुक्त पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हो जाएगा, जिससे इस अहम पद की गरिमा को धक्का पहुंचेगा। इस बिल में कहा गया है कि लोकायुक्त के पद के लिए ऐसे व्यक्ति पर विचार किया जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम करने का अनुभव हो। राज्यपाल ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इतने वरिष्ठ पद पर काम कर चुके व्यक्ति को लोकायुक्त पद पर नामांकन देना पड़े वो सही नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि कई ऐसे प्रावधान हैं जो लोकायुक्त को पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करने से रोकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो आपने देखा कमला बेनीवाल ने क्या ऐतराज जताए हैं जो संशोधित विधेयक पहुंचा एक बार फिर से राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित होके, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर दिखाई गई थी। जयराज सिंह जी, सवाल मेरा आपसे था जो कि हमारी चर्चा चल रही थी कि जो 6 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव है उसमें प्रतिपक्ष के नेता की भी जगह है, उसमें चीफ जस्टिस की भी जगह है, फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि चयन तो सब मिलकर करेंगे, फिर ये बात ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री हावी हो रहे हैं? पहले
जितनी भी तोहमतनामा होगा या जितनी भी कंप्लेन होगी वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, ये तो बात आप मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात किस स्टेज है? मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात सुनोगे तो आपका जो प्रश्न का जवाब वो आपसे मिल जाएगा। तो जिसके अगेंस्ट हम इंक्वायरी करने जा रहे हैं वही दल के 4 लोग हैं, इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में जो लोग हैं, इसमें से चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये रखेंगे। तो अल्टीमेटली लोकायुक्त का जो एम है वो तो मारा जाएगा। आप पहली बात से समझो, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट है, वो तो कोई दल की बात नहीं करेंगे, वो तो न्यूट्रल आदमी है। एक ही आदमी आता है, दो भी नहीं। एक तो चीफ हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तो न्यूट्रल आदमी है, वो तो तटस्थ रहेंगे, तो इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा किसी भी दल में। तो सवाल ये आया कि 6 में से 5 लोग, चलो एक को छोड़ के 4 लोग तो एक तरफा हो जाएंगे और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो राज्यपाल श्री ने इसमें गलत कहा लिखा है? गवर्नर सही कर रही है ना कि जो संशोधन करने जा रहे हो तो ऐसी बात बताओ एक्चुअली क्या है कि आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हो? हम तो ये पॉलिटिकल ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये पूरा का पूरा प्रावधान जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली लोकायुक्त, बाकी तो विजिलेंस कमीशन और सभी जितने भी है ब्राइबरी के जो केस करने वाले गवर्नमेंट में इसकी खुद की मशीनरी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सिर्फ बनाया गया वो पदाधिकारी के लिए बनाया है। बिल्कुल, गोपीनाथ जी भी हमारे साथ हैं। समझते हो ना? बिल्कुल। तो पदाधिकारी में जब ये इंक्वायरी आएगी तो ये खुद मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे वो कैसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? ये तो बात बताओ। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था कि ठीक है अध्यक्ष होंगे, लेकिन उस समिति में 2 शख्स कम से कम ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे या कम से कम जो सत्ता पक्ष है उनके साथ नहीं होंगे। खैर, हमारे साथ गोपीनाथ जी भी, उनसे सवाल लेते हैं। गोपीनाथ जी, आप बताइए, जो जिस तरह का टकराव हो रहा है सरकार के बीच में, राज्यपाल के बीच में, पहले तो आपसे समझना चाहूंगा, दूसरी बार संशोधित विधेयक पहुंचा है राज्यपाल के पास, आगे की प्रक्रिया क्या है? अब क्या रास्ता सरकार के पास बचता है? क्या फिर से संशोधन करके फिर से भेजेंगे? किस तरह से मामला साफ होगा? मैं आपको बता दूं एक चीज कि हमारे संविधान में जब भी कोई लॉ पारित होता है बाय असेंबली और बाय द पार्लियामेंट, देन सो फार पार्लियामेंट इज कंसर्न हो क्या है कि राज्यसभा में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की उसमें होती है, असेंट होती है, माने की मोहर लगती है, उसके बाद ये कायदा अमल में होता है। उसी तरह स्टेट का जो सवाल है तो गवर्नर है, चैप्टर 6 में आते हैं गवर्नर का जो प्रावधान है। गोपीनाथ जी, 1 मिनट आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी सांसद विजय कुमार रूपानी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपानी जी, स्वागत है आपका जानो दुनिया पर। आज सवाल इस तरह के उठ रहे हैं, आरोप इस तरह के लग रहे हैं सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, कि कहीं ना कहीं ऐसा एक बिल पारित करा दिया गया जिसमें सारा कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ में हो जाएगा और जिसको फैसला लेना है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आमतौर पर लोकायुक्त के पास शिकायतें आती हैं, उस पर वो खुले रूप से काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये आरोप गलत है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत पहले से ही लोक आयुक्त की नियुक्ति हो, इसके बारे में हमारी पूर्ण सम्मति है और हम जल्दी से जल्दी लोकायुक्त करना चाहते हैं। लेकिन पहले से आपको पता है कि इसके पहले जो गवर्नर थे तो 3 साल उन्होंने बिल अपने पास रखा और उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। इसके बाद कमला बेनीवाल ने जी ने भी, गवर्नर जी ने भी ये विवाद में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला और उसके बाद हमने ये संशोधन रखते हुए ये बिल पारित किया है कि गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि गवर्नमेंट जो तय करे तो उसमें गवर्नमेंट का भी एक अच्छा रोल होना चाहिए। क्या लगता है ये ऐतराज होनी चाहिए? इस तरीके से इस बिल को हमने बनाया है जी। और हमने वो विधानसभा में पारित करते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम से गवर्नर को के पास भेजा है। चलिए, आपको क्या लगता है? उसके साथ कहता हूँ कि गवर्नर हाउस अभी कांग्रेस हाउस बन गया है। पूरी गुजरात की कांग्रेस जो कुछ कहती है वही गवर्नर करते हैं और गवर्नर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते ये सब कुछ कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में गवर्नर का रोल भी ठीक नहीं है। चलिए रूपानी जी, हमारे साथ ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। फोन लाइन पर बीजेपी सांसद विजय कुमार रूपानी जी हमारे साथ हैं, जयराज सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, गोपीनाथ जी भी है। गोपीनाथ जी, आपसे एक अहम सवाल जिस पर आप बता रहे थे, संवैधानिक अधिकार क्या कहते हैं, क्या मामला वापस से इसमें बिल में फिर से कुछ संशोधन होगा, किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, एक बार आप समझाइए शॉर्ट में। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि अपने बंधारण जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत अनुच्छेद 200 जो है
उसके तहत गवर्नर जो है उसको एसेंट देनी पड़ती है। व्हेन एवर एनी बिल इज पास्ड बाय असेंबली देन इट गोज टू द गवर्नर, और गवर्नर का एक प्रेरोगेटिव भी होता है कि अपने पास उनको लगे कि उसमें कुछ खामियां हैं तो वो अपने पास रख सकते हैं, उसका सुझाव भी देते हैं। उसी की तरह से बिल जो है वापस असेंबली में जाता है। तो असेंबली क्या करती है, जो सुझाव है उस पर थोड़ा गौर करते हैं, उसमें जितने भी सुझाव है वो या तो एक्सेप्ट करेगी या तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो पार्टली एक्सेप्ट करेगी पार्टली नहीं करेंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द असेंबली। तो वो करके असेंबली फिर से अपना ठहराव पारित करती है। जब ये फिर से पारित करती है तो फिर से गवर्नर के पास जाता है। तो फिर से जब भी मैटर जाती है तभी तो क्या है कि प्रेसिडेंट को, अरे जो गवर्नर साहब जो है उनको तो एसेंट देनी पड़ती है। देयर इज नो वे आउट। आप कह रहे हैं अब की बार अगर जाएगा तो उनको एसेंट देनी पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट। बिल्कुल। और मैं आप दूसरी बात बताऊं कि कई बार ऐसा भी होता है कि अनुच्छेद जो 200 है उसके बाद 201 भी है, और अनुच्छेद 200 जो है उसके नीचे जो है सेकंड पार्ट उसमें है कि गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, कई बार वो बिल अपने पास रखते हैं और दे विल सेंड टू दी प्रेसिडेंट समटाइम्स। तो प्रेसिडेंट को भी लगे कि वे है उसमें कुछ है खामियां, तो प्रेसिडेंट खुद जो है वो भी उसमें थोड़ा संशोधन करते हैं, वापस देते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर है कि अगर दूसरी बार, अब की बार जब तीसरी बार जाएगा तो सीधे इसे मंजूर करने के बजाय प्रेसिडेंट के पास चला जाए, ये ऑप्शन नहीं, सेकंड टाइम जो जाएगा तो नहीं होगा। तो उसमें तो क्या है, गवर्नर इज कंपेयर टू, उसमें कोई दोष राज नहीं है, उसमें तो उसको करना ही पड़ेगा। हमारे साथ देयर इज नो वे आउट फॉर गवर्नर। सेकंड टाइम इट गोज टू द गवर्नर। गवर्नर को पास कोई चारा है ही नहीं, उनको तो एसेंट देनी पड़ेगी। चलिए, रूपानी जी हमारे साथ है। रूपानी जी, कई सारे सवाल यहाँ पर आज राज्यपाल जी की ओर से भी उठाए गए हैं, कई तरह के इसमें बदलाव के सुझाव भी दिए गए हैं। इन बदलावों को कितना अमल में लाया जाएगा? एक्चुअली जो बताया कि अनुच्छेद एक बड़ी समस्या जो है वो ये है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री, बताना चाहता हूँ हाँ जी, कि जब से कमला बेनीवाल जी गुजरात के गवर्नर है तब से मैक्सिमम हमारे जो प्रजालक्षी बिल है वो उन्होंने कांग्रेस के कहने पे वापस बुलाया है, वापस भेजा है। आज तक किसी भी गवर्नर ने, यानी कि पिछले 20 साल में एक बार भी गवर्नर ने 200 का उपयोग नहीं किया है। ये पहली बार बार गवर्नर ये यूज कर रहे हैं। तो मेरा जो आक्षेप है कि गवर्नर हाउस कांग्रेस हाउस बन गया है, गुजरात के खिलाफ, गुजरात के मोदी की सरकार की बदनामी हो, वही काम सिर्फ गवर्नर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते सब कर रहे हैं। गवर्नर की गरिमा भी ये उन्होंने तोड़ दी है। रूपानी जी, आप दूध के धोए हुए हो तो फिर डरते क्यों हो? आप क्यों डरना है? हम डरते नहीं है। आप गवर्नर की बात कर रहे हो, आपकी बात करो ना। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की बात करो, जो सरकार जो चला रहे हो इसकी बात करो। लेकिन गवर्नर आप डरते क्यों हो लोकायुक्त से, ये बताओ। आपने कई कम हथकंडे किए हैं क्या? गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए आपने कितने हथकंडे आजमाए लोकायुक्त बनाकर बैठे हैं कि मोदी जी को कैसे परेशान करे, अपनी सरकार को कैसे परेशान करे, यही काम गवर्नर कर रहे हैं। लोकायुक्त को रोकने के लिए आपने जो हथकंडे आजमाए वो बताओ पहले। लोकायुक्त को गवर्नर रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे। आप रोक रहे हैं। हाईकोर्ट में कौन गया था? आप गुजरात की और जनता को क्या गलत बात बता रहे हो? जयराज सिंह जी, एक मिनट आप रुकिए। जयराज सिंह जी, एक मिनट में सवाल कर लेता हूँ। और रूपानी जी देखिए, जो रूपानी जी से मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या बात करते हो? हम जवाब देंगे उसका। पहले तो ये बताओ कि हथकंडे किसने किया है? हाईकोर्ट में कौन गया था गवर्नर के खिलाफ? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? इसकी तो वजह बता रहे हैं ना रूपानी जी। नहीं सकते। अरे जयराज सिंह जी, इसकी वजह तो बता रहे हैं ना। इनको ये लगता है कि जो गवर्नर हाउस है वो कांग्रेस हाउस बन गया है, इसीलिए एक न्यूट्रल व्यू के लिए अपनी अपील तो कोर्ट में लेके जा सकती है। अपील में जा सकते हैं, लेकिन जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? ये तो बताओ। 10 साल का गवर्नर ने रोका है क्या? ये क्यूरेटिव पिटीशन 45 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट के प्रजा के पसीने के पैसे जो आपने खर्च किए हैं, वो कोई आपके भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी में थोड़ा खर्च किया है। जयराज सिंह जी, एक तरफा मत चलाओ। ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब है, आपका कैपिटल तो आपका भ्रष्टाचार 1 लाख करोड़ का हमने राष्ट्रपति को आवेदन दिया है। ये लोकायुक्त नहीं होगा तो कौन इसकी तपास करेगा? हमको यह बताओ। लोकपाल दिल्ली में बनाओ ना, दिल्ली में लोकपाल तो बना देंगे। हम तो लाए हैं। आप तो 2 मुंह की बात कर रहे हो। पार्लियामेंट में आप लोकपाल की बात कर रहे हो, यहाँ लोकायुक्त भेज नहीं रहे। क्या बात करते हो? आधी रात को राज्यसभा में वो बिल, आपके डबल स्टैंडर्ड पूरी देश की
की जनता ने आपके डबल स्टैंडर्ड देख लिया है। अरे आपका डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। डबल स्टैंडर्ड तो आपका है, आप तो बताओ। चलिए देखिए ये झगड़े का वक्त नहीं है जयराज सिंह जी, हमारी जयराज सिंह जी सुनिए, ये झगड़े का वक्त नहीं है। हम ये सवाल खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गुजरात में लोकायुक्त बन क्यों नहीं पा रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी है, तो बताओ। हम आपसे भी सवाल किए गए हैं, रूपानी जी से भी सवाल किए गए हैं। सवाल चलने जो भी है बाबू, सरकारी बाबू, इसके सामने तो है दूसरा प्रावधान किया है, उसका मैकेनिज्म है। रूपानी जी से एक सवाल मैं करता हूं। क्या है रूपानी जी से एक सवाल मैं मुझे आप करने दीजिए। गवर्नर हाउस की बार बात करने से क्या फायदा है? आप अपनी बात करो ना, अपना पूरा कॉलेज में 6 में से 4 लोग तो आपके रखे, कैसे कायदा में क्या संशोधन करेंगे तो बताओ। रूपानी जी आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ब्लूमबर्ग की ओर से एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें एक सर्वे किया गया था, जनवरी 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच जितने विसल ब्लोवर्स थे जिन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल किया, उसमें से 12 लोग मारे गए, 40 पर जानलेवा हमला हुआ। ऐसी स्थिति है कि जो सच जानने की कोशिश करे, सच के लिए खड़ा हो, उसके लिए उसकी जान आफत में आ जाती है। ऐसे समाज में लोकायुक्त की जरूरत क्यों नहीं लग रही गुजरात को? दुबाल की जो हत्या पूना में हुई है उसके बारे में बताओ आप। ये तो पूरे देश भर में ये आरटीआई पर हमला हो रहा है, वो दुखद बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी जगह हो रहा है और इसके खिलाफ कानून से हम काम कर रहे हैं। जो जयराज सिंह जी कह रहे थे कि गुजरात की गुजरात की सरकार को आखिर डर क्यों लग रहा है लोकायुक्त बनने से? क्यों नहीं उन नियमों पर लोकायुक्त बनाया जाए जिन नियमों पर बाकी स्टेट में लोकायुक्त के नियम है? हम सिर्फ संविधान में हमको गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए गवर्नर कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोकायुक्त के खिलाफ अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं। जो बिल पेश किया गया उसमें कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस और गवर्नर के रोल को काट दिया गया, आपको नहीं लगता ऐसा? और मेरा सवाल ही पहला है कि लोकपाल क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस दिल्ली में? खैर वो हम आज के मुद्दे की अगर बात कर लें, अलग लोकपाल की बात करो ना, क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार चीफ जस्टिस और गवर्नर के रोल को क्यों खत्म कर दिया गया इस नए बिल में? अरे भाई, मैं गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए गवर्नर जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। बाकी लोकायुक्त के खिलाफ हम है ही नहीं। हम तैयार है आज करने के लिए। चलिए, लेकिन उसके बावजूद मामला अटका हुआ है। और जहां तक कि अभी गोपीनाथ जी भी कह रहे थे, आगे की प्रक्रिया ये होगी कि दूसरी बार संशोधन के बाद फिर से मामला राज्यपाल के पास जाएगा, उसका मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम माने कितने वक्त के दौरान लोकायुक्त मिल जाएगा गुजरात को? वो तो गवर्नर पर है। हम तो अभी हमारी सितंबर में फिर से हमारी असेंबली मिल रही है, वो उसका विचार गौर करेगी और बाद में हम भेजेंगे फिर गवर्नर को। चलिए, बिल्कुल। और जहां तक कि आपको बता दूं कि ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद सितंबर 30 तक फिर से इसमें संशोधन करके वापस से एक बार राज्यपाल के पास भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी आपका, जयराज सिंह जी आपका, गोपीनाथ जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिला के सवाल सफाई हर तरफ से आई, लेकिन सवाल अब भी काफी कुछ बने रह जाते हैं कि गुजरात को लोकायुक्त आखिर मिलेगा कैसे? अगर ये कानून पारित हो भी जाता है, राज्यपाल के पास दोबारा जाएगा, वहां से मुहर लग भी जाती है, तब भी लोकायुक्त होगा कौन, उसमें एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि उसके बाद भी जो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी, जो चयन समिति है, जो प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठते रहेंगे। नमस्कार।